हाय स्टूडेंट्स, दिस इज चेतन चतुर्वेदी एंड यू वाचिंग CSC एजुकेशन। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का CSC एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं चेतन चतुर्वेदी। तो 10th क्लास का जो साइंस वाला बैच था वो फ्री हो गया है, लगभग क्या पूरा हो गया है। यूट्यूब पर उसकी सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका क्लास 12th की बायोलॉजी और केमिस्ट्री, जो बेस्ड होगी आपकी RBSC एग्जाम और CBSE एग्जाम एंड नीट। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, नीट के लिए जो कॉम्परेटिव एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं आपके फाउंडेशन लेवल के, वो भी मैं यहाँ पर सॉल्व आउट कराऊंगा। प्लस थ्योरी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर इन बायोलॉजी क्लास 12th, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दैट इज वेरी गुड टॉपिक। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ने से पहले बहुत सारे बच्चों के माइंड्स में ये क्वेश्चंस आता है, जिन्होंने पढ़ रखा है इस चैप्टर को, कि ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते। तो ऐसा नहीं है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको नीट में पूछे जाते हैं और आपकी थ्योरी में तो ये चैप्टर आता ही आता है। ये आपका जो रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है उसका बेस है। जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वहां पर आपको पहला टॉपिक मिलेगा कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आप जब इस टॉपिक को पढ़ लोगे देन उसके बाद में आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन हेल्थ, आपका फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये 4 जो आपके चैप्टर हैं, इनको आप इस जो टॉपिक है, ये आपका जो चैप्टर है, इससे कनेक्ट करते हुए पढ़ोगे। तो इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लाइफ स्पॉन एंड आपका गेमेटोजेनेसिस, एंड इसके एग्जाम्पल्स भी हम पढ़ेंगे। आपका पढ़ेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस एंड आपका पढ़ेंगे हम पार्थोजेनेसिस। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो मैं नीट के लिए या आपका RBSC है और CBSE जो बोर्ड है, जो थ्योरी एग्जाम होती हैं, उसमें उसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में पूरा चर्चा करेंगे। और मुझे आशा है कि आप जैसे 10th क्लास के आपने लेक्चर देखे थे और वहाँ पर आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया था, वैसे ही मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप क्लास 12th की जो बायोलॉजी है और क्लास 11th की बायोलॉजी भी मैं आपको स्टार्ट करूँगा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हम डिस्कस करेंगे। ये 1 शॉट लेक्चर होगा। इसके अंदर हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। इसके जो टॉपिक है मैंने बता दिए थे, एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ। First of all, we are talking about reproduction. Then second, reproduction type. Type is first asexual. Then second is sexual. Then third topic is life spawn and आपका fertilizations, उसके अंदर gametogenesis, आपका gametogenesis के अंदर oogenesis, spermatogenesis and its applications, examples all over। जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका जो टर्म है रिप्रोडक्शन, वो क्या इसका मतलब होता है। और हम इसको काफी समय से सुनते आ रहे हैं, हमने 10th में भी इसको डिस्कस किया है, लगभग हम 8th क्लास से हमने इसको बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वैसे इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, तो कहीं हम इसको चलिए देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ रिप्रोडक्शन। Yes, students, we are talking about reproduction. I write a single term on whiteboard is reproduction. सबसे पहले हम जानते हैं कि reproduction होता क्या। What is the meaning of reproduction? Reproduction is the process by the living organism produce new individual similar themselves oblique offspring. Reproduction एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, आपके जीवित जो जीव हैं, वह अपने समान क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं। संपूर्ण प्रक्रिया जो आपकी प्रोसेस है इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के अंदर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल के ऑब्लिक लगा के मैंने ऑफ स्प्रिंग लिखा है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है इसकी प्रोजेनी, यानी इसकी जो संतान है उसे कहते हैं हम इंडिविजुअल। यानी आपका जो पेरेंट्स है वो अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को रिक्रिएट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो मैं सीधे शब्दों में कहूंगा, ऑन द नॉर्मल वे आई टॉकिंग अबाउट, आई से reproduction is the process by the living organism produce a new individual offspring, new individual themselves. Okay students, next, how many types of reproduction? Generally we are talking about types of reproduction. Is first asexual reproduction, then second is sexual reproduction. Okay, next we are talking about asexual reproduction. What is the meaning of asexual reproduction?
in this term you can see the asexual reproduction term is asexual. I have the word is a and sexual. Without a sexual organ are involved, that is known as asexual reproduction. Like as single, आपके पास में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी आपके एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, इस रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. दिस लेक्चर इज बाइलिंगुअल. आपका ये जो लेक्चर है ये दोनों भाषाओं में है, यानी 50% हम इसमें इंग्लिश इस्तेमाल करेंगे और 50% हम हिंदी इस्तेमाल करेंगे. क्योंकि यदि हम प्रॉपर इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनकी रीच नहीं हो पाएगी, या प्रॉपर हम हिंदी मीडियम पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा आपको जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ा सा बोरिंग फील होगा. क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी वहां पर जो वर्ड दे रखे हैं वो थोड़े से कैसे हैं, सॉरी, वो थोड़े सा टफ दे रखे हैं. जैसे मैं आपको आगे चल के कुछ हार्मोन्स के नाम बताऊंगा, लाइक एज आपका टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, उसके बाद में बहुत सारे हार्मोन है, तो वहां पर जैसे उनका पुंजन हार्मोन नाम दे रखा है तो थोड़ा सा आपको बोरिंग लगता है, तो इंग्लिश टर्म लिखना ज्यादा अच्छा रहता है यहाँ पर. ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आपका एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे जो कि लाइव स्पॉन, फिर आपका जो मेन जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, उसके बारे में बात करने वाले स्टूडेंट्स. ओके, yes, we are talking about asexual reproduction. Asexual meaning is without sexual organs. सिंगल आपका जो ऑर्गेनिज्म वो पार्टिसिपेट करता है इसके अंदर. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नो एनी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. इसके अंदर किसी प्रकार का युग्मक निर्माण नहीं होता है. इसके अलावा इसके अंदर सिंगल जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो पार्टिसिपेट करता है, और सिंगल में भी आपका कौन सा करेगा, जो यूनिसेलुलर होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय आपका जीव है, वही इसके अंदर क्या लेगा, भाग लेगा. मैं कहूं तो लॉ क्लास ऑर्गेनिज्म. ओके, तो हमारे पास में सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जनन क्या होता है. तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान संतति का निर्माण करता है, सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं. ओके, फिर कितने टाइप्स का होता है, तो मेनली ये 2 टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल. आपका अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन. उसके बाद में मैंने डिस्कस किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. तो ऐसा जनन या जनन की वह विधि जिसके अंदर केवल एक जीव भाग लेता है और वह एक कोशिकीय होता है, और कैसा होता है, लॉ क्लास का होता है, यानी निम्न वर्ग का होता है. In this method, the single organism participate and the produces own offspring. इसके अंदर एक कोशिकीय जीव भाग लेता है और अपने समान संतति क्या करता है, निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है. अब इसका जो की फीचर्स है, जहां से क्वेश्चंस बनता है नीट के अंदर, उसके बारे में मैं बात करूंगा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों, ये वाली जो टर्म मैंने लिखी है एसेक्सुअल, इसके अंदर आपका कौन सा डिवीजन होता है सेल्स के अंदर. अब सेल्स के अंदर मियोसिस, माइटोसिस, एमाइटोसिस डिवीजन तो होते हैं, लेकिन कौन सा डिवीजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो बहुत बड़ी बातें होती हैं. बहुत बड़ी बात बोली है मैंने ये, मतलब जैसे आप पढ़ते हो सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं. तो हमने छोटी क्लासों में ये पढ़ाया कि ये ग्रुप ऑफ सेल दैट इज नोन एज टिश्यूज. बट यहां पर जब हम देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है. नहीं, उन कोशिकाओं का समूह ही ऊतक कहलाता है जिनकी उत्पत्ति कैसी होती है, समान होती है. ठीक है, उत्पत्ति का मतलब उनका जो जेनरेशन रीजन है, वहां से जहां से वो क्रिएशन रीजन जहां से वो प्रोड्यूस हुई है, तो वो एक समान ही होनी चाहिए, तब ही जाके वो टिश्यूज होगा, अदरवाइज हम उसको टिश्यूज नहीं कह सकते. ठीक है ना. सेम उसी प्रकार से यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है. ये लाइक एज ये सिंगल सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने कोई भी XYZ कोई भी हमने ऑर्गेनिज्म ले लिया. अब इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर फ्यूजन वगैरह होगा. अब फ्यूजन से क्या होगा, इसका वैक्यूल वगैरह बनेगी आगे चल के, और एक केंद्रक थोड़ा सा इसके जो न्यूक्लियस है वो आगे चल के एक डबल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, और इससे नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा. अब इसके अंदर क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA है. ये तो हम जानते हैं, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं.
मतलब एक बार मैं दोबारा देख लेता हूं, ये सेल है, रिकॉल देख लो एक बार। सेल्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम किसके होते हैं, डीएनए से होते हैं, और डीएनए पर क्या होता है, जीन्स होते हैं। अब जो डीएनए के अंदर जो जीन्स हैं वो क्या करते हैं, जो जेनेटिक आपके कैरेक्टर हैं उनको क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, उनको एक उन वाहक के रूप में यानी वेक्टर फॉर्म में वो वर्क करते हैं, माता पिता से संतति में पहुंचाते हैं अनुवांशिक लक्षणों को, ठीक है। अब यहां पर जो आपके पास में ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो हुबहू यानी सेम, वो कैसा होगा, अपने पेरेंट्स की तरह ही होगा, और पेरेंट्स की तरह होने के कारण इसको हम कहते हैं क्लोन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, लेकिन अभी क्या है कि एग्जाम का लेवल बढ़ गया तो अब नहीं पूछा जाता है ये क्वेश्चंस, लेकिन बहुत बार मेन टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोन क्या है, और थ्योरी में तो ये लिख के ले लेना कि आएगा ही आगे कि एक नंबर में कि क्लोन क्या है, ठीक है ना। आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई हो, कोई मायने नहीं है, ये पूछा जाएगा कि क्लोन क्या होता है, तो ठीक है। क्लोन का मतलब होता है by the generate asexual reproduction offspring is matching his own parents, that is known as clone। अपने अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतति अपने माता पिता के समान होती है, हुबहू उसी की समान होती है, उसे हम क्लोन कहते हैं, ठीक है ना। अब ये नॉर्मल सी जानकारी, इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, इसके अंदर सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है, और सिंगल ऑर्गेनिज्म में भी लो क्लास के ऑर्गेनिज्म इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसकी बहुत सारी मेथड्स हैं, यानी वी फाइंड द मेनी मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब अपने पास सेकंड जो टर्म है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके स्टूडेंट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीनिंग इज both parents are involved, both parents are involved, that means जो आपके पास में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स हैं वो दोनों इन्वॉल्व होंगे, और मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन इट मींस फर्टिलाइजेशन, देन मेक ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर इज जाइगोट। जाइगोट के बाद में आपका एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद में एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, जो यूटेरस के अंदर क्या होता है आपका कनेक्ट हो जाता है, देन उसके बाद में उसका डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के बाद में फॉर्मेशंस होने के बाद में उसका बॉर्न हो जाता है बच्चे का। तो ये यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग कुछ की फीचर्स हैं। आगे है अपने पास में गैमेट्स आर फॉर्म्स, यानी यहाँ पर युग्मक निर्माण होता है। उसके बाद में प्रोजेनी इज ओनली जेनेटिक सिमिलर टू पेरेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रोजेनी इज ओनली जेनेटिक सिमिलर टू पेरेंट्स। यहाँ पर जो आपकी संतान है जो लैंगिक जनन से उत्पन्न हुई है वो केवल आनुवंशिक रूप से ही माता पिता से मिलेगी, अदरवाइज उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, फेसिंग स्टाइल है, वो माता पिता से बिल्कुल मैच नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैच करेगा तो वो क्लोन की श्रेणी में चला जाएगा, यानी आपका फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर मैं आई होप यू अंडरस्टूड द ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। अब हम वास्तविकता में स्टार्ट करते हैं, जो आपका जो टॉपिक है जीवों में जनन, जो आपने टाइटल देखा है वीडियो के अंदर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में हम बात करते हैं। और जहां पर आपको पहला टॉपिक मिलता है देखने को लाइफ स्पॉन, कि लाइफ स्पॉन क्या होती है, ये पूछ लिया एग्जामों में, कई बार पूछा है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, देन मैं करता हूं इसको रफ। ओके स्टूडेंट्स, कीप पेशेंस एंड डोंट स्किप द वीडियो। Yes, we are talking about life span. Okay, students, life span हिंदी मीनिंग इज जीवन अवधि। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कसिंग या डिस्कशन अबाउट लाइफ स्पॉन। लाइफ स्पॉन का मतलब क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट्स, द टाइम पीरियड ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बॉर्न एंड नेचुरल death. Yes, life span is the time period of any living organism to born and natural death। किसी भी जीव की जन्म से लेकर और उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है उसको बोलते हैं हम जीवन अवधि। अब जीवन अवधि
का मतलब ये नहीं है कि साहब कोई व्यक्ति है या कोई ऑर्गेनिज्म है, या वी आर टॉकिंग अबाउट एनी ऑर्गेनिज्म कि वो एक्सीडेंटल फॉर्म में मरा है, मतलब उसकी जो मृत्यु है वो नेचुरल होनी चाहिए, ना कि कोई आकस्मिक तरीके से, ठीक है। उसे कहते हैं हम जीवन अवधि। अब आपके पास में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग होती है। अब यहां पर जैसे कि मैं कुछ डिस्कस करता हूं लाइफ स्पैन की रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल, ओके। प्लांट्स के अंदर हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा बनियान ट्री, बनान ट्री, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है। बनान ट्री की जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 200 to 400 ईयर। यानी आपका ये जो प्लांट्स है ये लगभग 200 से 400, या बहुत सारी गाइडों में दे रखा है कि बुक्स में दे रखा है 150 to 300, या कुछ ऐसे रेशियो होता है। तो इतना ये अपने टाइमिंग बिताता है जीवन काल की, ठीक है। उसके बाद में ये जो प्लांट्स है वो खत्म हो जाता है। आपने नाम सुना होगा पीपल, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, ये सबसे लंबा 2500 ईयर क्या करता है, सर्वाइवल करता है अर्थ पर। आपके पास में और बहुत सारे हैं जो आपके पास आपने नाम सुना होगा, जैसे कि अकाशिया है, लगभग है 30 to 35 ईयर्स। एनिमल में बात करूं मैं तो लाइक एज ह्यूमन, सबसे पहले मानव की मैं बात कर लेता हूं। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 60 ईयर ओनली, 60 साल तक मानव जिंदा रहता है अकॉर्डिंग टू WHO। बाकी अभी इसका कोई सफिशिएंट अपने पास में जो मेजरमेंट है वो नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास में जो काव है 16 ईयर, सॉरी 26 ईयर। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट होता है जो आपका हाथी। अब यहां पर जो बॉडी स्ट्रक्चर है उससे कोई लेना देना नहीं है, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत बड़ी है, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत छोटी है। तो वो क्या है, उसकी जो लाइफ स्पैन है वो नेचुरल डेथ है, उसका जो टाइमिंग पीरियड है वो कितना है, जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है, वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम नॉलेज बेस पर थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि आपका जो एलिफेंट होता है वो होता है 75 ईयर, यानी आपका हाथी है लगभग 75 वर्ष तक क्या रहता है, जिंदा रहता है। बाकी क्रो है आपका 15 ईयर, कोआ। तो बहुत सारे अपने पास ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, अपने अर्थ पर सर्वाइव करते हैं। आपके पास में कैट है, डॉग है, मेनी मोर ऑर्गेनिज्म आर फाउंडेड इन द अर्थ, ठीक है। उनका लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। तो एक बार मैं दोबारा से रिकॉल कर देता हूं कि किसी जीव की प्राकृतिक मृत्यु से सॉरी जन्म से लेके उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है उसे कहते हैं हम जीवन अवधि। कोई जीव है, उसका जन्म हुआ और वह नेचुरल तरीके से यानी प्राकृतिक तरीके से जब तक नहीं मर जाता तो उस जो समय है उस समय वो हम कहते हैं जीवन अवधि। अब बोर्ड में है, सीबीएसई हो, आरबीएसई हो, काफी बार पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ स्पैन, एक्सप्लेन इट, डिस्क्राइब द शॉर्ट नोट्स रिगार्डिंग लाइफ स्पैन, तो ये पूछ लिया जाता है। आगे हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन किन किन तरीकों से होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आपके लोग क्लास एनिमल्स हैं उनके अंदर ये कैसे होता है, इसकी कौन कौन सी मेथड है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देन मैं करता हूं इसको रफ। ओके स्टूडेंट्स, एंड अगेन से यू कीप पेशेंस एंड डोंट स्किप द वीडियो। आप पूरा वीडियो देखें, देन उसके बाद में आपको पूरा लेक्चर समझ में आएगा। आई विल प्रॉमिस दैट इफ यू वॉचिंग द ऑल ओवर वीडियोज you have no any goes to other YouTube channel to searching reproduction in organism, okay? आपको पूरा इसी लेक्चर में समझ में आ जाएगा। यस, तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो मेथड है जो काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है और काफी फेमस भी है वो है फ्यूजन। इसके अंदर आपके पास में दो होंगे, एक बाइनरी एक मल्टीपल।
बाइनरी का मतलब होता है आपके पास में जो न्यूक्लियस होगा सॉरी, जो न्यूक्लियस होगा वो आपके 2 पार्ट्स के अंदर क्या होगा, डिवाइड होगा, और प्रत्येक पार्ट से यानी एवरी पार्ट से अडल्ट बनेगा, वयस्क जीव में वो परिवर्तित हो जाएगा, जो एमीबा का आप एग्जांपल जनरली देखते हो। एंड सेकंड होता है मल्टीपल फ्यूजन, यानी प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्ट, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है स्पेशली। मोनोसिस्ट और प्लाज्मोडियम के अंदर जो मल्टीपल फ्यूजन होता है, ठीक है, इसके अंदर जो आपका न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज्यादा यानी बहुत ज्यादा भागों में टूट जाता है, और प्रत्येक भाग से क्या होता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर देता हूं इसके एमीबा के बारे में, कि जो एमीबा होता है इसकी शेप होती है अनियमित, इर्रेगुलर फेज में ये पाया जाता है, लाइक एज दिस इज अमीबा एंड दिस न्यूक्लियस। देन द सेकंड टर्म, amoeba's nucleus is to increase his size of nucleus, ये अपने क्या कर रहा है, केंद्रक के आकार में वृद्धि करेगा। देन थर्ड, ये बॉन्डिंग बनाएगा, और यहां से यानी प्रत्येक न्यूक्लियस से आपके पास में 2 एमीबा क्रिएट हो जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। एक बार हिंदी में दोबारा से सुनो। अमीबा के अंदर जो जनन होता है वो होता है आपके पास में एसेक्सुअल, और एसेक्सुअल में भी बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का मतलब खंडन, अर्थात खंडन का मतलब टूटना। मेरे पास ये मार्कर है, आई हैव एन मार्कर, अब इसको मैंने बीचों बीच से कट लगाया यहां से, ठीक है, लगा दिया। अब प्रत्येक पार्ट से यानी इधर वाले भाग से और इधर वाले भाग से एक नया ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा, दैट इज बाइनरी फ्यूजन। लेकिन इसके बहुत ज्यादा कट लगा दें यानी इसके मार्कर के अंदर, और इससे बहुत ज्यादा संख्या में अधिक यानी नंबर ऑफ इसके पास क्या है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन, जो प्लाज्मोडियम में देखा जाता है। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम आपने नाम सुना होगा, जो मादा एनाफिलिस पच्चर का जो लार्व वगैरह होता है वहां पर आप डिजीज के अंदर पढ़ते हो, वो इसी के कारण होता है। वो अपनी संख्या में वृद्धि करता जाता है, जिसे हम बोलते हैं गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन करता जाता है, जिससे क्या है, जो हमारे WBC है उस पर वो अटैक करता चला जाता है। देन उसके बाद में सॉरी प्लेटलेट्स उसको खत्म कर देता है, और वहां पर आपको क्या होता है, कई बार डेथ तक की स्टेज पर हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। देन सेकंड है आपका बडिंग। बडिंग को हम हिंदी में कहते हैं बच्चों मुकुलन। क्या कहते हैं, मुकुलन। ये पहला लेक्चर है तो थोड़ा सा मुझे भी पढ़ाने में अजीब सा लग रहा है और आपको थोड़ा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा मैनेज हम करेंगे। बाकी जैसे हमने 10th का सिलेबस पढ़ा था यूट्यूब पर ऑनलाइन, ऐसे ही हम 12th का पढ़ेंगे, ठीक है ना। 11th और 12th बायोलॉजी और केमिस्ट्री हम आसानी से पढ़ने वाले हैं। अब मुकुलन के बारे में बात करूंगा, बडिंग। अब बडिंग के अंदर आप जो देखते हो वो होता है 2 टाइप्स का, एक तो होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है, ऊपर लिख देता हूं, इंटरनल बडिंग। मतलब क्या है, एक तो होता है आपका बाह्य मुकुलन, ये हिंदी में बोलते हैं बहिर्जात मुकुलन। मैंने बोला थोड़ा सा इंग्लिश इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लगेगा, बाकी हिंदी में इसका मतलब बहिर्जात मुकुलन, यानी बाहर की तरफ जो आपका मुकुलन होगा, कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी बाहर की जो कोशिका हैं, आउटर सेल हैं, वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगी, अपनी संख्या को बढ़ाएंगी और वहां से एक अलग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगी। एक होता है इंटरनल यानी आंतरिक संरचना की जो कोशिकाएं हैं, जैसे आपके पास में ये हाइड्रा है। हाइड्रा एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं हम, चलिए, ये हाइड्रा। अब इस हाइड्रा के अंदर मान लीजिए ये वाली जो सेल्स है, ये अपनी संख्या में गुणन करे, मल्टीपल करे, और यहां से एक अलग जो ऑर्गेनिज्म उसका फॉर्मेशन हो, दैट इज एक्सटर्नल बडिंग। और ये अंदर की तरफ क्या करे, रिक्रिएट करे, दैट इज इंटरनल बडिंग। लेकिन एनसीईआरटी में एक वर्ड दे रखा है जिसे हम कहते हैं टॉरुलेशन। टॉरुलेशन क्या है, पूछा जा चुका है, नीट में भी पूछा है, नीट के क्वेश्चंस में मैं वीडियो के लेक्चर में, मतलब जब अपना लेक्चर पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको वीडियो में लगाऊंगा, फिर आप उनका आंसर देना, ठीक है ना। वो आपका वर्क रहेगा कि आप उनका टिक करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि टॉरुलेशन क्या होता है। तो टॉरुलेशन का मतलब ये होता है कि मुकुलन के अंदर जो आपकी सेल्स हैं, ये कई बार क्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और बढ़ जाती है तो इस अवस्था को हम टॉरुलेशन कहते हैं। द टाइम पीरियड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेथड इज बडिंग
मैनी कोशिका आर ग्रुप्ड, अपनी संख्याओं में गुच्छा बना लेती हैं, बढ़ जाती हैं, तो इस अवस्था को हम टॉरुलेशन कहते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं स्पोर। स्पोर को हिंदी में बोलते हैं हम बीजाणु, इसे बोलते हैं बीजाणु जनन। बीजाणु जनन जो आपको दिख रहा होगा जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो स्पोर होते हैं वो होते हैं कैसे, चल बीजाणु। चल बीजाणु नाम से पता चल रहा है बिल्कुल। अब ये फायदा होता है बाइलिंगुअल पढ़ने का, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों को। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को प्रॉपर क्या इंग्लिश में पता रहता है, लेकिन हिंदी मीडियम वाला बच्चा दोनों चीजों को पढ़ता है। और आई थिंक मेरे ख्याल से, मेरे निजी विचार से, माय पर्सनल ओपिनियन, वो उस बच्चे को अच्छे से समझ में आता है। चल बीजाणु के द्वारा इसके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक मेथड है। इसके अंदर ये स्पोर है, स्पोर का मतलब इसके बीजाणु है, और बीजाणु चल, चल मतलब क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, गति करेंगे, और गति करने के कारण क्या होगा, यहां पर जैसे ये प्रस्फुटित होंगे, प्रस्फुटित मतलब जो इसकी बीजाणुधानी है, माइक्रोस्पोंजियम, आगे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा आपको माइक्रोस्पोंजियम के बारे में टेपिटम, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, आपके पास में पोलन ग्रेन्स और एंथ्रीडियम, गायनेशियम, पूरा स्ट्रक्चर हम डीपली पढ़ने वाले हैं। तो माइक्रोस्पोंजियम में क्या होगा, प्रस्फुटन होगा, यानी यहां से क्या होगा, इसमें ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट होने के बाद में आपके स्पोर्स निकलेंगे, और स्पोर्स को हम जब निकलते हैं और वहां से प्रत्येक स्पोर से क्या ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं चल बीजाणु। ठीक है ना, तो आई थिंक यू गॉट इट दिस टर्म। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेगमेंटेशन अर्थात खंडन। स्पाइरोगायरा के अंदर खंडन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो ये अलैंगिक जनन की जो विधि है, विधि तो और भी हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में है 12th वाली जो आपकी एनसीईआरटी है वो मैंने यहां पर आपको आसानी से कर ली है डिस्कस। नेक्स्ट हम आपका आगे देखते हैं कि इसके अंदर जो टॉपिक आते हैं, जैसे लैंगिक जो जनन है, यहाँ पर पूरा नहीं है, थोड़ा सा उसकी डेफिनेशंस हैं, और यहाँ पर गैमेट्स फॉर्मेशन दिखाया गया है, फेजेस दिखाई गई हैं कि लाइफ की कौन कौन सी फेज हैं, जैसे कि आपकी किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, थोड़ा सा वर्णन उनके बारे में मिलता है। दैट इज द माइक्रो कमेंट्स रिगार्डिंग आपकी टीनेज। ओके, तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। मैं कर देता हूं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, क्योंकि डिजिटल से है अपने पास, बार बार मैं यही कहता हूं, ठीक है, तो मैं रफ करता हूं, देन उसके बाद में समझते हैं। ठीक है, ओके। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमारे पास दो वर्ड और निकल के आए जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एक तो दे रखा है एम्फिगोनी, एक दे रखा है सिंजेनेसिस। आपको एम्फिगोनी और सिंजेनेसिस का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं उभय लिंगाश्रयी और सहजीवी। थोड़े से एनसीईआरटी के वर्ड हैं, दोनों अलग अलग। मतलब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिफरेंट सेक्स ऑर्गन, ओवम और स्पर्म, that is male gametes, that is female gametes. Okay, then fusion, make a diploid structure, its condition, ये इस अवस्था का नाम है फर्टिलाइजेशन। शॉर्ट थोड़ा सा इसमें इसलिए चलेंगे क्योंकि यहां पर क्या है, ज्यादा इतना इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखा है। आगे के जो चैप्टर है वहां पर पूरा दे रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था जो मैंने आपको डिस्क्राइब लास्ट अभी कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में आपको ये जो कंडीशन थी, इस अवस्था का ये जो फेज है इसे बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस सेल इज हैप्लॉइड, this cell is haploid, then they fusion and got and make a diploid structure is known as zygote. zygote में आगे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होने के बाद में सिर्फ हम कहेंगे एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो आगे चल के वो भी बताऊं कि हार्मोन से कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, केवल इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा इसका जो लाइनर दे रखा है एनसीईआरटी में, और वो भी थोड़ा सा टफ फॉर्म में दे रखा है। बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी मैं आके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग प्लांट्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन वहाँ आपको पूरी चीजें डिस्क्राइब करके बताऊंगा आपको अलग अलग। चाहे मुझे इसके दो पार्ट्स बनाने पड़े, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जितने भी पार्ट्स बनते हैं एक में होता है, वन शॉट में होता है, ये तो वन शॉट में होगा,
ठीक है, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। आगे चल के ये यूटेरस के अंदर कनेक्ट होता है और इसको बोलते हैं एम्ब्रियो के बाद में इस अवस्था को एम्ब्रियोजेनेसिस यानी भ्रूण उद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस। उसके बाद में भ्रूण का परिवर्धन होता है, बॉर्न। अब ये है आपका ओवम, कहां से जनरेट होता है, ओवेरी से। ये टेस्टिज, वृषण कहते हैं हिंदी में, इसे कहते हैं अंडाशय। ठीक है, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरोन। यहां पर एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजन या जोन के ई या ए में कोई अंतर नहीं होता, एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, अब यहां पर दो कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं कि लैंगिक जो जनन है आपके पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसकी जो ये घटनाएं हैं, इसके अंदर जो टाइम पीरियड होता है वो कैसे रहता है। यहां पर हम तीन चीजें पढ़ते हैं, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन एंड आपके पास में आपको निषेचन पूर्व की घटना है, निषेचन और निषेचन के बाद की घटना है, यानी हेल्ड आफ्टर जो फर्टिलाइजेशन, सॉरी निषेचन नहीं, फर्टिलाइजेशन। तो वहां पर हम देखते हैं, तो यहां पर आपके पास में जो फर्टिलाइजेशन है, ये वाली अवस्था थी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पहले की जो प्री फर्टिलाइजेशन है, प्री फर्टिलाइजेशन शॉर्ट में करा रहा हूं पूरा, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर आपके पास में कौन सी एज है, टीन एज। यहां पर क्या होगा, गैमेट्स फॉर्मेशन। ओके, इन दिस फेज इज नोन एन गैमेट्स फॉर्मेशन एंड गैमेट्स फॉर्मेशंस। ठीक है, गैमेट्स फॉर्मेशन के अंदर आपको क्या बोलते हैं, इसको आप, इसको कहते हैं बेटा हम गैमेटोजेनेसिस। कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स का, क्योंकि मेल्स के अंदर अलग होगा, फीमेल्स के अंदर अलग होगा। इन फीमेल oogenesis, मेल के अंदर स्पर्मोमेटोजेनेसिस, अंडजनन शुक्रजनन। ठीक है, ये हो जाएगा, दैट इज एक्शंस ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज नोन एन एम्ब्रियोजेनेसिस, अर्थात भ्रूण से भ्रूण का विकास होना भ्रूणोद्भव कहलाता है। अब यहां पर आप देखते हो कि मेल गैमेट्स क्या है, स्पर्म, फीमेल गैमेट्स ओवम। ओवम का फॉर्मेशन क्या होता है, ओवरी के अंदर, मेल और आपका सॉरी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिज के अंदर। इनके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ओके, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी। अब फीमेल के किस पार्ट्स के अंदर आके कनेक्ट होती है, तो इसका नाम है यूटेरस, हिंदी में कहते हैं गर्भाशय, ये है। अब यहां पर हल्का सा क्वेश्चन ये बनता है, दैट इज माइक्रो क्वेश्चन आर जनरेटेड दिस टॉपिक। अब क्या बनता है बच्चों कि इन फीमेल, महिला के अंदर निषेचन कहां होता है, तो आपका कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब में भी कौन सा पार्ट्स, इस स्टेमस वाला जो पार्ट्स है उसके अंदर ये होता है आपका फर्टिलाइजेशन। आई थिंक यू गॉट इट दिस टॉपिक। सबसे पहले बात की रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन लाइफ स्पॉन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर हमने 3 फेजेस देखी थी, फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, आफ्टर हेल्थ फर्टिलाइजेशन। इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है, लेकिन ऐसे प्लांट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते वो किससे, आपका जो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जो टर्म है वो एनसीईआरटी में दे रखी है, उसको हम करते हैं डिस्कस। अब इसके अंदर आपके पास में वाई द रूट, वाई स्टेम, तने के द्वारा जनन होता है, जड़ के द्वारा जनन होता है, पत्ती के द्वारा जनन होता है, वो कैसे होता है। यहाँ पर हम बहुत सारी मेथड्स भी काम में लेते हैं,
जो हमारे एनसीईआरटी में हालांकि नहीं है, लेकिन टीचर्स आपको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, और उनको पढ़ाना भी जरूरी है, क्योंकि आप जब का बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाओगे। जैसे लेयरिंग्स है, ग्राफ्टिंग है, जैसे आप गूढ़ की विधि कहते हो, दाब लगाना कहते हो, कलम रोपण कहते हो, यानी कलम काट किसी प्लांट्स का आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, विभोज ऊतक, उसको काट के लगा दिया गया। जो स्थायी ऊतक को तो हम लगा नहीं सकते, जो आपका विभोज ऊतक है उसको हम काट के लगाएंगे। तो इस अवस्था के अंदर जो हम आगे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे आपका वेजिटेटिव बच्चों प्रोपोगेशंस के बारे में। ओके, तो मैं करता हूं रफ। ओके, अगेन एंड अगेन डोंट स्किप द वीडियो, ठीक है। ओके, तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। बहुत सारी बुक हैं, बहुत सारे टीचर आपको ये पढ़ाते हैं कि जो कायिक प्रवर्धन है ये एक प्रकार से रिप्रोडक्शन का अलग टाइप है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ये रिप्रोडक्शन का अलग टाइप नहीं है, बल्कि ये मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मैं क्या कह रहा हूं कि आपका जो कायिक प्रवर्धन है ना बच्चों, यह अलैंगिक जनन की मात्र एक विधि है। अब आप कहोगे कि प्लांट्स के अंदर तो जो प्लांट्स है वो तो मल्टी सेलुलर है, और मल्टी सेलुलर तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है आपकी कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो करते तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट डिफरेंट केसों के अंदर आपके पास में जैसे रूट है, वाई स्टेम है, वाई लीफ है, बहुत सारी ऐसी मेथड्स हैं जहां पर असेप्शंस आपको मिलते, पता अपवाद आपको हर जगह मिलते हैं। तो वहां पर बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा सॉरी रिप्रोडक्शन होता है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, वेट। अकेला वीडियो बना रहा हूं, रात के बज रहे हैं लगभग 12, ठीक है ना, और ना कोई स्किप करने वाला है, मुझे ही देखना पड़ता है, सारी चीज़ें मुझे ही देखनी पड़ रही हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब तो कर देना बच्चों, बाकी आपकी इच्छा है करो नहीं करो, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब ये होता है कि पौधे के जो कायिक भाग हैं, यानी वेजिटेटिव प्रोप्यूल जो ऑर्गन है, उनसे नए जीव का निर्माण होना, नए पादप का निर्माण होना क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। अब कायिक भाग कौन कौन से हैं, तो जड़, तना और पत्ती, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर हम पहला देखते हैं बाई रूट, यानी जड़ के द्वारा। एक होती है फ्लेशी रूट, एक होती है एडवेंटिशियस रूट, यानी एक होती है आपके मूसला मूल और दूसरी होती है अपस्थानिक मूल। तो मूसला मूल के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है शीशम में और ग्वावा, यानी आपका अमरूद के अंदर होता है। बाकी अपस्थानिक मूल के द्वारा होता है आपके पास में स्वीट पोटैटो, जिसे आप शकरकंद कहते हैं, या डहेलिया, या सतवा, जो सतावर होती है या सतवार होता है, जो भी उसका नाम है, उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन की फेज है वो इसके द्वारा होती है। बाकी आगे देखते हैं हम वाई स्टेम। वाई स्टेम में राइजोम, राइजोम के द्वारा, यानी पत्रकंद हम इसको हिंदी में कहते हैं, जिंजर और टर्मरिक, यानी अदरक और हल्दी के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्टेम के द्वारा होता है। बल्ब के द्वारा आपका गार्लिक और ऑनियन, गार्लिक एंड ऑनियन, ठीक है, इनमें होता है। और स्टेम ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर मतलब ये है आपके पास में जो तना है और बल्ब की भांति, यानी थोड़ा सा राउंड शेप में आ जाएगा, तो पोटैटो के अंदर होता है। और फेमस जो एग्जाम में पूछा जाता है थ्योरी में, तो 101% जो क्वेश्चन आता है वो है कि लीफ के द्वारा। तो ब्रायोफिल्लम इज करेक्ट आंसर। ब्रायोफिल्लम का मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे ये ब्रायोफिल्लम की, सॉरी, ये क्या है, लीफ है, ये एक लीफ है। अब लीफ की जो कंडीशन है, यहां पर टेम्परेचर भी है, सॉइल भी है, लाइट भी है, तो ये निश्चित या अनुकूल परिस्थितियों में, जैसे इस पर हल्की सी नमी आई और नमी आने के कारण यहां पर जेनरेशन ऑफ न्यू प्लांट्स, यहां पर प्रस्फुटन होगा, और प्रस्फुटन होने के बाद में पत्ती से नए पादप की संभावना, यानी नवांकुर आप जिसको कहते हैं हिंदी में, देखो कैसे शब्द आया, नवांकुर, अर्थात नया पादप आपका बन जाएगा। लहसुन है, प्याज है, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसके अंदर
आपका बाई स्टेम के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। आपके पास में रूट सिस्टम है, सूट सिस्टम आप पढ़ोगे आगे बायोलॉजी के अंदर। बहुत अच्छी कहूँ मैं सब्जेक्ट है बायोलॉजी, इंटरेस्टिंग है, जो आप डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो केमिस्ट्री फिजिक्स बायो को, और टॉपिकों को आसानी से समझ सकते हो। बस समझाने वाला एक टीचर अच्छा होना चाहिए, एक गुड फैसिलिटेटर होना चाहिए जो आपको चीज़ों को आसान बना सके और आपको समझ में आ सके। तो कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पौधे के कायिक भागों से नए पौधे का निर्माण होता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार से जनन होता है, मेनली 3 टाइप्स। नंबर फर्स्ट रूट, सेकंड है आपका स्टेम एंड थर्ड है आपका लीफ। इनके द्वारा क्या होता है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट आपका जो ये टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया लाइफ स्पॉन कर लिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर लिया। अब इसके अंदर आपका क्या बचा है, तो इसके अंदर आपके कुछ टॉपिक्स बचे हैं, जैसे आपका टेरर ऑफ बंगाल, जो आपका बंगाल का आतंक जलकुंभी वाला प्लांट है, वाटर हाइसिंथ नाम आपने सुना होगा। ये कैसे अटैकिंग करता है, थोड़ा सा पॉलिनेशन के बारे में दे रखा है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं मोनोकार्पिक होते हैं, पॉलीकार्पिक होते हैं, एक वर्षीय पादप, बहुवर्षीय पादप होते हैं। नीला कुरंजी का आपने नाम सुना होगा, जिसमें 12 वर्षों में एक बार पुष्पन की क्रिया होती है। वो आपका थोड़ा थोड़ा जो यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखा है वो कर लेता हूँ मैं डिस्कस। देन उसके बाद में आपको 2 से 3 क्वेश्चंस वीडियो के लास्ट में मैं लगा दूंगा नीट के, जिनका आंसर आपको खुद को देना है। ठीक है, आई होप आपको बच्चे पूरे समझ में आ रहा होगा और आप पूरी वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, बाकी हम आप डिस्कस कर लेते हैं आपके जो बचे हुए और शेष टॉपिक हैं उनके बारे में। ओके, यस तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्शन फेज के रिगार्डिंग, जिसमें हम मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक की बात करेंगे। तो मैं फर्स्ट डिस्कस करता हूं मोनोकार्पिक फेज। मोनोकार्पिक फेज, मोनोकार्पिक का मतलब क्या होता है, एक वर्षीय पादप। एक वर्षीय पादप क्या लेना देना है भाई, तो समझो ध्यान से। एक वर्षीय पादप से मतलब यह है कि ऐसे पादप जिनमें एक बार पुष्पन क्रिया होने के बाद, जैसे पुष्पन क्रिया हुई उसके बाद में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब कि जैसे उनके अंदर पॉलिनेशन हुआ और पॉलिनेशन होने के बाद में उनके अंदर रेप्रोडक्शन होगा, रेप्रोडक्शन के बाद में फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और फ्रूट्स के बाद में वो क्या होंगे, मर जाएंगे, उन्हें कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स। अब कैसे, जैसे कि आपको मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपके पास में वीट और नेक्स्ट है आपके पास में राइस, जैसे गेहूं और चावल। अब गेहूं और चावल की जो क्रॉप्स है, म्यूजिक पर ध्यान नहीं दोगे क्योंकि मैं 10 शूट कर रहा हूँ, मेरे घर के पास में मेन रोड है, तो वहाँ आगे देखिए। वीट और राइस, और वीट और जो राइस है इसके अंदर आपका क्या होगा, मैच्योरिटी टाइम। क्या होगा बच्चों, मैच्योरिटी टाइम। इसी टॉपिक को मैं आगे रिप्रोडक्शन फेज में ह्यूमन से जोड़ूंगा। कैसे जोड़ूंगा देखो, मैच्योरिटी टाइम। अब मैच्योरिटी टाइम का मतलब क्या है बच्चों, मैच्योरिटी टाइम का मतलब है परिपक्वन काल। क्या कहते हैं हिंदी में, तो परिपक्वन काल। बहुत सारे बच्चे तो ये बोल रहे हो कि शुरुआत में सर ने बहुत अच्छी इंग्लिश बोली थी, उसके बाद उन्होंने छोड़ दी, तो एक बार दोबारा से बात कर लें। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मैच्योरिटी टाइमिंग, और मैच्योरिटी टाइमिंग को हिंदी में बोलते हैं परिपक्वन काल। अब परिपक्वन काल जैसे कि मेल और फीमेल, इसमें अंतर होता है रेयर, वैसे ज्यादा अंतर होता नहीं है। तो यहां पर आपकी एक फेज आती है जिसे आप कहते हो टीन एज और टीन एजर, किशोर अवस्था। अब कौन सी, 11 से 18, बहुत सारी बुकों में दे रखा है 13 से 21 या 13 से 23, तीनों ही सही है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से। यदि पूछा जाएगा, सब पूछा नहीं जाता, कतई नहीं पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको बेसिक जानकारी ध्यान रखनी है। 11 से 18 इस अवस्था के अंदर क्या होगा, तो आपके पास में सेक्सुअल चेंज यानी जो लैंगिक परिवर्तन है वो आपको दिखाई देंगे। जैसे मेल की मैं बात करूं, मेल की, तो मेल में क्या होगा बच्चों कि मेल के अंदर आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने से क्या होगा, जैसे कि वॉइस में चेंज आएगा। कैसी हो जाएगी, भारी हो जाएगी। आपकी बॉडी स्ट्रक्चर सुडौल प्रकृति की, यानी मजबूत और स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव जो रीजन है वहां पर रिक्रिएशंस ऑफ हेयर ग्रोथ्स वगैरह आपकी हो जाएगी। और लाइक एज फीमेल्स में मेमल्स ग्लैंड का जनरेशंस, डेवलपमेंट्स और बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। उसी प्रकार मोनोकार्पिक में जैसे इनका परिपक्वन काल आएगा, जैसे ये आपके पास में गेहूं का पादप है, परिपक्वन काल आया
परिपक्वन काल के बाद में इसके अंदर क्या होगा, पुष्पन की क्रिया होगी। क्या होगी, पुष्पन। और पुष्पन होने के बाद में ये क्या होगा, डेथ, यानी मर जाएगा। जैसे कि आपके पास में एक प्लांट है जिसका नाम है नीलाकुरिंजी, जो पाया जाता है केरला के अंदर, केरला या तमिलनाडु के अंदर ये प्लांट्स पाया जाता है, जिसका नाम है स्ट्रोमन्स, या मुझे इसका कंफर्म नया नाम थोड़ा सा अभी माइंड्स में नहीं है, बताऊंगा। ठीक है, तो नीलाकुरिंजी, आप ये ध्यान रखें, नीलाकुरिंजी, नीलाकुरिंजी के अंदर जो पुष्पन की क्रिया होती है उसकी टाइमिंग होती है 12 ईयर, 12 वर्ष में एक बार पुष्पन होता है। बिल्कुल पूरी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना। पुष्पन होता है और पुष्पन क्रिया के बाद में मर जाता है प्लांट्स। तो ये है मोनोकार्पिक फेज। देन सेकंड है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक का मतलब बहुवर्षीय पादप। बहुवर्षीय पादप का मतलब क्या होता है, तो बहुवर्षीय पादप का मतलब होता है बच्चों कि ऐसे पादप जिनमें पुष्पन काल एक बार होने के बाद पुनः पुनरावृत्ति होती रहती है। पुनरावृत्ति मतलब अब प्लांट्स में भी आपने पढ़ा होगा, एक तो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और एक होता है जिम्नोस्पर्म। हिंदी में क्या कहते हैं, आवृत बीजी पादप और अनावृत बीजी पादप। यहां पर आप हल्का सा और देखते हो, 11th के अंदर एक टॉपिक रहता है जहां पर आप देखते हो सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि, जहां पर आप हिस्टोलॉजी पढ़ते हो ना, ऊतक, ऊतक वाला चैप्टर है आपका, 6th चैप्टर है, वहां पर आप देखते हो। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, जिन प्लांट्स का जो तना है वो कैसा होता है, भूरा होता है या फूला हुआ होता है, उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, क्योंकि वहां पर पाई जाती है कैम्बियम, कैम्बियम या एधा बल है। ठीक है, एक होती है कैम्बियम, एक होती है कॉर्केम्बियम। मैंने छोटी सी टर्म मिस की थी स्टेम के अंदर, नोड और इंटरनोड, पर्व और पर्व संधि। जैसे पुदीना होता है उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है स्टेम के द्वारा वो इंटरनोड पर होता है, यानी पर्व संधि की सहायता से होता है, ना कि पर्व के द्वारा होता है। ठीक है ना बच्चों, ये विशेष कर ध्यान रखना। अब यहाँ पर पॉलीकार्पिक, जैसे आपका मैंगो, अब कैसे है, मैंगो में एक बार परिपक्वन काल आया, परिपक्वन काल आने के बाद में हर बार उसके अंदर मैंगोज लगेंगे, तो ये पॉलीकार्पिक प्लांट है, अर्थात ये बहुवर्षीय पादप हैं। अब आगे हम रिप्रोडक्शन फेज के अंदर जैसे मेल में बात करते हैं, तो यहां पर आपको प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स, ठीक है, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स की हम बात करते हैं। एक तो हम एनिमल्स की बात करते हैं, और एनिमल्स में कौन, ह्यूमन, और उसके बाद में जो एनिमल्स हैं, जैसे कि आप हिंदी में कहते हो, जैसे एक तो बोलते हो एमसी साइकिल और नंबर 2 ओसी साइकिल, जिसे कहते हो आप मध चक्र, ठीक है, और इसे कहते हो आर्तव चक्र। क्या कहते हो, आर्तव चक्र। एक बार देख लेता हूं, दिख रहा है क्या कैमरा में, वैसे रिकॉर्ड कर रहा हूं। आर्तव चक्र, ठीक है, दिख रहा है, आर्तव चक्र कहते हो। तो यहां पर हार्मोन का इंडिकेटर होता है। आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में आपका टॉपिक आता है टेरर ऑफ बंगाल। तो वो कुछ भी टॉपिक नहीं है, मैं यही समझा देता हूं, समझो ध्यान से, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। यस, तो देख लीजिए, ये कोई पानी का तालाब है, इसके ऊपर एक हरे कलर की विशेष शैली की घास होती है, जिसे आप कहते हो जलकुंभी। जलकुंभी को कहते हैं वाटर हायसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल। ये पानी की सतह पर आएगी, पानी की सतह पर आएगी तो पानी के अंदर जीव है, जैसे मछली, कीड़े, इंसेक्ट, इनको लाइट नहीं पहुंच पाएगी, प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, पोषण नहीं पहुंच पाएगा, इनकी हो जाएगी मृत्यु। ये पानी हो जाएगा कैसा, दूषित, इम्प्योर वाटर। इसको क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल इसको हम कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर अब आपके पास में आते हैं भ्रूण, और जो आपकी एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस हैं वहां पर दे रखे हैं, भ्रूण और भ्रूणोद्भव में अंतर, चल और अचल बीजाणु में अंतर, अलैंगिक जनन के क्या लाभ है, क्या हानियां हैं। मैंने अब ये बताने की चीजें नहीं है, ये आपको वैसे खुद को करनी है, ठीक है। और आपके पास में है प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स में आर्तव चक्र, आपका एमसी साइकिल, रजो दर्शन, ऋतुस्राव कैसे कहते हैं, तो ये नॉर्मल चीजें हैं।
इनको मैं आपको चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, वहां पर आपको बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो आई थिंक आपका जो ये टॉपिक है, जो चैप्टर था, ओवरऑल हो गया फिनिश। यदि कुछ आपको ऐसा लगा कि आपने सर कोई टॉपिक मिस किया, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ऑप्शनल नीट में भी पूछे गए हैं, उसको मैं एक बार लिखता हूं और हम उसके क्या करते हैं, आंसर देते हैं। देन उसके बाद में ये आपका टॉपिक हो जाएगा खत्म, ठीक है। अगेन एंड अगेन, डोंट escape the video, please watch it, okay guys। Okay students, so we are talking about some questions for important NEET। तो हमने सबसे पहले तो थ्योरी में जो अधिकतर चीजें थी वो कवर अप कर ली हैं, और कवर अप कर लेने के बाद में अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बचते हैं जो शायद नीट की एग्जाम में आ सकते हैं। शायद मैं कह रहा हूं, क्योंकि इस टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, और पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ही इस टॉपिक से आते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये आपका जो टॉपिक है, ये आरबीएसई और सीबीएसई के लिए थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। यहाँ से आपको मार्किंग मिलेगी, आप एग्जाम जब लिखोगे तो वहां पर आपको ये मार्किंग कराएगा। बाकी कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें यहाँ से मिलती हैं, लेकिन इतना नहीं आता जितना आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग प्लांट से पूछा जाएगा या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछा जाएगा, क्योंकि वहां पर जो चीजें हैं वो डिस्क्राइब में दे रखी है और यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट लिस्टेड किया हुआ है इन चीजों को। ओके, तो अपने पास एक क्वेश्चन है कि फल का निर्माण कहाँ होता है, और चारों अपने पास में ऑप्शन है। बीजांड स्पोर है, अंडाशय ओवरी है, पेरिकार्प और आपकी वर्तिका। अब उस का चयन करना है हमें जिसके अंदर किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। तो फल का निर्माण हमेशा अंडाशय के अंदर होता है। और मैं यदि फल की बात करूं तो फल का मतलब होता है बच्चों परिपक्व अंडाशय, अर्थात मैच्योर जो ओवरी है। मैं क्या कह रहा हूं, सुना ध्यान से, मैच्योर ओवरी इज नॉन एन फ्रूट। अब यहां पर नेक्स्ट आया पेरिकार्प, मीजोकार्प। ये क्या है, फलवत्ती होती है, फलवत्ती का टाइप होते हैं, कोई लेना देना नहीं है। वर्तिका के यहाँ पर पॉलिनेशन होता है, कोई लेना देना नहीं है। तो अंडाशय इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास में विषम युग्मी प्रकार के युग्मक निम्न पादप में पाए जाते हैं। पादप कह सकते हैं हम, या हम इसको फंगस कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ ये क्या होते हैं, आपके कवक होते हैं। कारा, स्पाइरोगायरा, यूरोथ्रम और जैक फ्रूट। ये तो बिल्कुल ही आउट है, कोई लेना देना इससे है नहीं है। इसके बाद में आपके पास में ये तीनों बचे। अब यहाँ पर पूछा विषम युग्मजी, एक होता है समयुग्मजी, एक होता है विषम युग्मजी। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि आपके पास में जो गैमेट्स होंगे उनकी जो स्ट्रक्चर है, यदि सिमिलर फॉर्म में है, मान लीजिए आई हैव एन मार्कर, ये मार्कर है। अब इस मार्कर की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, तो साहब इसकी मार्कर की जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल आपके पास बेलनाकार है, सिलेंडर फॉर्म में मान लेते हैं। तो यहां पर जो गैमेट्स होंगे यदि वो सिलेंडर फॉर्म में होंगे, अर्थात एक जैसे होंगे, तो उनको बोलते हैं हम समयुग्मजी। क्या कहते हैं, समयुग्मजी गैमेट्स कहते हैं, यानी होमोजाइगस गैमेट्स। और इसकी मान लीजिए कोई अपने पास में टेट्रागोनल है, कोई हेक्सागोनल है, कोई रेक्टेंगल है, कोई ट्राइंगल है, कोई सर्कल है, यानी डिफरेंट टाइप के अपने पास गैमेट्स है, तो उसको कहते हैं विषम युग्मजी। तो हमारे पास में, आपके पास आपने सुना होगा कारा। कारा एक अपने पास शैवाल होता है, इसके अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो होते हैं विषम युग्मजी टाइप के। इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में, स्टार लगा लेना। नेक्स्ट है आपके पास कौन से जंतु में ओसी साइकिल कई बार होता है। ओसी साइकिल और एमसी साइकिल मैंने अभी बताया था आपको, आर्तव चक्र और मध चक्र। इसमें क्या होता है कि अपने पास में कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं कि उसके अंदर, सॉरी मैमल्स गलत बोल दिया मैंने, रेप्टाइल्स। उसके अंदर क्या होता है बच्चों की जो ऑस्टस साइकिल होता है वो आपकी जो जो ईयर है, यानी एक वर्ष में कई बार आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आपके पास में कुत्ता है, बिल्ली है, तो इनमें क्या होता है, जो आर्तव चक्र की जो संभावना होती है वो मैक्सिमम होती है। तो अब हमारे पास में है चूहा, कुत्ता, गाय और भैंस। तो यहाँ पर जो कुत्ता होता है इसके अंदर जो ऑस्टस साइकिल है वो कम देखा जाता है बजाय चूहे के, और चूहे में क्या है, लगभग साल में 2 से 3 बार ऑस्टस साइकिल आता है। तो हम यहाँ पर राइट आंसर करेंगे चूहे को टिक। अब इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो सबसे पहले हमने, एक बार मैं पुनः रिकॉल करता हूं इस टॉपिक को पूरे को। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशंस, उसके बाद में टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, उसके बाद एसेक्सुअल की मेथड्स हमने देखा था, फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, आपकी फर्मेंटेशंस,
सॉरी फ्रेगमेंटेशन, देन उसके बाद में हमने देखा बडिंग, उसके बाद में स्पोर देखा था, उसके बाद में हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके अंदर हमने फेजेस देखी थी, फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसके बाद में हमने देखी थी रिप्रोडक्शन फेज के अंदर में आपके पॉलीकार्पिक, मोनोकार्पिक, आपके पास में टीनेजर, बहुत सारी हमने अवस्थाओं के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने देखा था आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने 3 चीजें देखी थी, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, और आपके पास में लीफ सिस्टम यानी तने के द्वारा, जड़ के द्वारा, और आपके पास में पत्ती के द्वारा। फिर हमने जड़ के अंदर देखी थी मूसला मूल, अपस्थानिक मूल, उसके बाद में हमने तने के अंदर देखा था घनकंद, पत्रकंद, बहुत सारी हमने चीजों को डिस्कस किया। उसके बाद में पत्ती में देखा था जैसे ब्रायोफिल्म, मैंने आपको बताया था जो लाइटली एग्जाम्पल आज जो एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में हमने देखा टेरर ऑफ बंगाल, जो वाटर हाइसिंथ है, जलकुंभी पादप, जो क्या करता है, जो इंसेक्ट होते हैं, वाटर फिशेज होती हैं, उनको क्या करता है, मारता है। उसके बाद में हमने आपका डिस्कस किए थे कुछ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके बारे में डिस्कस किया था। तो आई थिंक ये जो टॉपिक था आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये होता है यहाँ पर पूरा। और मुझे लगता है कि मेरे से कोई भी जानकारी इसमें नहीं छूटी, और शायद आपको ऐसा लगता है कि 1-2 पॉइंट मिसिंग हुआ है, जैसे अभी मैंने प्राइमेट्स नॉन प्राइमेट्स की बात की थी तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल आपको दर्शाया गया है, बाकी आप आगे चल के इसको बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हो। तो ये पहला लेक्चर था क्लास 12th का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का, दैट इज द बाइलिंगुअल लेक्चर ऑफ क्लास 12th फॉर इंपॉर्टेंट सीबीएसई एंड आरबीएसई एग्जाम एंड ऑल्सो नीट एंड लॉट ऑफ नीट्स। नीट वाले भी बच्चे इसको देख सकते हैं, जो नीट के प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको क्विक रिवीजन करना है तो वो जल्दी से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी बेसिक से मैंने कराया है और टॉप लेवल तक इसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट दिए हैं। और आगे हम पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों में जनन, उसके बाद में मानव में जनन, और उसके बाद में जनन स्वास्थ्य। ये 4 चैप्टर हैं आपके रिप्रोडक्शन की पहली यूनिट है क्लास 12th की। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो ये जो टॉपिक हैं ये तो हैं 12th की उसके बाद जो टॉपिक आएंगे वो आएंगे 11th के, मतलब 11th और 12th का मैं साथ साथ एक साथ में अपलोड सिलेबस यूट्यूब पर कराऊंगा। जो हमारे जो लेक्चर होंगे ये लाइव नहीं होंगे, ये रिकॉर्डेड होंगे, हमने रिकॉर्ड करे हैं। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आई जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल CHC एजुकेशन बाय चेतन सर। और एक बार मैं आपको टाइमिंग भी दिखा देता हूं कि मैंने कितने बजे इसको शूट किया है, और मैं अकेला सिंगल हूं, बंदा हूं जो इसको शूट कर रहा हूं, ना मेरे पास कोई अटेंडर है ना कोई दोस्त है, मैं इसको केवल शूट कर रहा हूं। और मैं एक बार टाइमिंग और आपको दिखा देता हूं, 12:48 आप देख सकते हो, ठीक है ना, ये टाइमिंग ये वाला हुआ है। बाकी आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। आई होप द ऑल इंफॉर्मेशन यू अंडरस्टूड एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू सपोर्टिंग मी एंड यूट्यूब। ओके, बाय एंड वी विल meet in next video. Okay,